स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस हिस्ट्री के सीरीज में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार आदि मानव अपना जीवन जीते थे, आग का आविष्कार कैसे हुआ था और पहिए का आविष्कार भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अनुसार ये जो चैप्टर है इतिहास का सबसे हार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि ये तो इम्पोर्टेंट है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें वो इम्पोर्टेंट है और वही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसलिए हम इसे हार्ड चैप्टर के श्रेणी में रखते हैं। इसलिए आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें भले ही समय लग जाए, इसमें कुछ समझ में बातें नहीं आ सकती हैं, तो आपको एक दो बार वीडियो देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और कोशिश रहेगी हमारी कि आपको सरल भाषा में बताई जाए, सरल भाषा में समझाई जाए, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकें। स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अंत में आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो कई सारे एग्ज़ाम में, चाहे बिहार पुलिस, एनटीपीसी और कई अन्य एग्ज़ाम रेलवे में जो पूछी जाती हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एक सम्मिलित रूप से जो भी इस चैप्टर से आए हैं उसको चुनिंदा क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। तो अंत तक बने रहिए और अंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे शुरुआती दौर में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, लेकिन बाद में जब विस्तृत रूप पर इसकी खोदाई हुई तो इसका जो विस्तार है वो देमाबाद, उत्तर प्रदेश और सुतरकाडोर कई जगहों पर मिली, जो कि यमुना नदी के तट पर भी थी। तो इसलिए सटीक तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखना उचित न समझा गया और बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विकास की बात करें तो जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता इसे क्यों कहा गया इसे बाद में बताएंगे। इसके समकालीन भी कई सारी सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो सारी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में मानी गई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता के रूप में माना गया। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस समय जो जानकारी मिली थी चार्ल्स मैसन को, उन्होंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी और उस पर पुरातत्विक तौर पे यहाँ के किसी भी चीज़ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो वहाँ के मज़दूरों ने कई बार वहाँ से खुदाई करके ईंटें भी निकाली, उससे अपना घर बना लेते। ये जानकारी चार्ल्स मैसन को मिली, लेकिन उन्होंने इतना इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1921 में, यानी लगभग 90-95 साल बाद, तत्कालिक भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय फिर से एक बार जानकारी मिली कि मजदूरों को खुदाई के वक्त यानी रेल की पट्टी बिछाते वक्त जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को कई सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे तांबे के सिक्के मिल रहे हैं या फिर कोई पुराने बर्तन मिल रहे हैं। इसके बारे में जॉन मार्शल को पता चला, तो वो तो ठहरे महानिदेशक, तो खुद तो खुदाई करेंगे नहीं, तो उन्होंने राम बहादुर दयाराम साहनी, उस समय के पुरातत्विक विभाग के कुछ अधिकारी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, उनको भेजा और उन्हीं के देखरेख में हड़प्पा की खोज हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो आप राम बहादुर दयाराम साहनी के समय में लिख सकते हो और क्वेश्चन बता सकते हो। अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो इसकी चारों कोना की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली है और पश्चिमी सीमा सुतकागंडोर यानी बलूचिस्तान तक। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतकागंडोर, और उत्तरी सीमा की बात करें तो मांडा यानी जम्मू कश्मीर के आसपास, और दक्षिणी सीमा देमाबाद यानी महाराष्ट्र के पास है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, तो आप बता सकते हो कि पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत का गंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में देवघाट तक फैला। अगर इसकी आकार की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसकी आकार चारों सीमाओं को मिलाने पर लगभग त्रिभुजाकार दिख रही है। तो इसलिए अगर इसकी आकार पूछे तो इसका आकार त्रिभुजाकार होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे। जिस तरह अगर आपके अपने गांव के बारे में या शहर के बारे में पूछा जाए, आपके अपने शहर में किस तरह लोग रहते हैं, उनका सामाजिक जीवन क्या है, तो आप बता सकते हो कि इनको वहाँ के लोगों को इन वर्गों में बांटा गया है। यहाँ के लोग इस तरह के भोजन खाते हैं, इस तरह के घरों में रहते हैं, और मृत्यु होने पर इसका इस तरह से कि जलाया जाता है, कईयों में मुसलमानों में दफनाया जाता है। इस तरह आप बता सकते हो कि वहाँ की सभ्यता कैसी है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक है, यानी कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक का मतलब होता था कि वहाँ पे मातृ यानी कि देवियों की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी या शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्गों में पुरोहित, पंडित आदि को रखा जाता था, और योद्धा वर्ग में वैसे पुरुष को जो बलशाली हो, जो ज़्यादा मेहनती हो और युद्ध करते हैं, उन्हें योद्धा वर्ग में रखा गया। फिर व्यापारी वर्ग में उनको जो वस्तु विनिमय करते हैं, एक वस्तु को यहाँ से खरीद के दूसरी जगह पर बेचने का काम करते हैं, उस टाइप के लोगों को व्यापारी वर्ग में रखा गया था। और अन्य जो छोटे मोटे कार्य करते हैं, जिस तरह किसी का घर बना देना, उससे अपनी रोजगार उपलब्ध कराना, किसानी करना, इन सभी वर्गों को श्रमिक वर्ग में रखा गया था। अब बात करते हैं कि वहाँ के लोग भोजन किस प्रकार करते थे। तो वहाँ का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन लोग करते थे। और संविधान प्रणाली की बात करें तो वहाँ जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें 3 तरह से अंतिम संस्कार या दफनाया जाता था, यानी वहाँ का शव का निधन किया जाता था। पूर्ण शवाधान, यानी कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा भी देखी गई है। और आंशिक शवाधान, यानी मृत्यु के बाद शरीर को जंगल में रख देते थे, जिससे पशु पक्षी उसके मांस को खा जाते थे और फिर हड्डियों को दफना दिया जाता था। और एक और दिखे है दाह संस्कार, यानी मृतकों की जलाने की परंपरा भी देखने को मिली है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें तो इनके निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा। अब सुनियोजित नगर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे इन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल के मकान मिले हैं। साथ ही जो वहाँ के मकान के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली के पीछे यानी गलियों में खुलते थे। इस कारण भी इन्हें सुनियोजित नगर कहा गया। साथ ही साथ अभी के समय में भी आप देखते हो कि कई गाँवों में नाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ढकी हुई नाली की सुविधा यहाँ तक कि शहरों में कई जगह पर जो है नहीं देखी मिलती है। लेकिन उस समय सोच सकते हो 2200-2300 ईस्वी पूर्व लोग जानते थे कि नली को ढक के रखना चाहिए, नाली कैसे बनाना चाहिए। तो यही सब कारणों से इसे सुनियोजित नगर की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ की जो सड़कें थी सर्वाधिक चौड़ी थी, यानी मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है, सड़क का प्रमाण मिले हैं। और यहाँ के मकान जो बनाए जाते थे लोगों के द्वारा, उसमें आंगन, रसोई घर, स्नानागार यानी नहाने की जगह, कुएं और बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं। आज के समय में भी देखो कि टॉयलेट फिल्म बनानी पड़ती है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन ये बात हो रही है 2200-2300 ईस्वी पूर्व लोग जानते थे कि शौचालय का उपयोग करना चाहिए, ढकी हुई नालियों का उपयोग करना चाहिए। तो इस कारण इसे सुनियोजित नगर में रखा गया है। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन पूरे चैप्टर में से माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी के देख रेख में 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी रावी नदी के तट पर, जो कि अभी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में।
और यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं को आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जो हड़प्पा की खुदाई हो वहाँ विशेष रूप से क्या क्या मिला। पहला श्रमिक आवास मिला और अंडागार मिला, लकड़ी का ताबूत मिला और कब्रिस्तान जिसका नाम RH-37 है वो भी मिला। तो आप लोग इसे इस प्रकार याद रख सकते हो ठीक से कि श्रमिक के घर में जो भी कामगार मजदूर हैं, मजदूर के घर में अन्न यानी खाना और लकड़ी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो श्रमिक आवास हो गया यानी श्रमिक के घर में, खाना यानी अंडागार और लकड़ी की यानी लकड़ी का ताबूत के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी कुछ नहीं मिलता RH-37 कब्रिस्तान। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो। इस पे तो फिल्म भी बनी थी ऋतिक रोशन की कि मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया था। वहाँ की नगरी सभ्यता आप चाहो तो देख भी सकते हो, वहाँ बहुत सारे दिखाया गया कि किस प्रकार वहाँ पे घर लोग थे। तो मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ से कई प्रकार के वस्तुएं भी मिली है, जैसे पुरोहित आवास मिला, अन्नागार मिला, विशाल स्नानगृह मिला है, घर में कुआं मिला है, आदि शिव की मूर्ति मिली है, कांसे से बनी मृतकों की नर्तकी की मूर्ति मिली है और सबसे चौड़ी सड़क मिली है यहीं पर। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला एक बार फिर से, जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि पुरोहित आवास मिला है, यानी पुरोहित रहेगा तो उसको खाने की ज़रूरत है, यानी अन्नागार मिला है। और पुरोहित जब रहता हुआ उसे नहाना पड़ता है डेली, तब वो भगवान को पूजा करेगा। तो वहाँ विशाल स्नानगृह भी मिला है और शिव पर जल चढ़ाने के लिए घर में कुआं भी बनवा के रखा है और आदि शिव की मूर्ति भी मिली है। और शिव की दूसरी मूर्ति भी देख सकते हो एक बार रुद्र अवतार में, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क का पन्ना मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा है रोपर। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। रोपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है कि रोपर में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब दफनाने का प्रमाण बुर्जहोम में मिला था। आपको याद होगा अगर आपने पिछला वीडियो हम लोगों का देखा होगा तो। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा की खोज किस किसने की थी? बीके थापर और बीबी लाल। और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के घाघर नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिला और चूड़ी मिली है। तो कालीबंगा जब भी आपको बताया जाए तो लगभग जितने भी सवाल आते हैं या तो आपको पूछा जाएगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली मिट्टी की चूड़ी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रमाण, तो यहाँ पर क्या क्या प्रमाण मिला था? हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड, बड़ा सा हवन कुंड मिला और चूड़ी मिली है। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे अब सुदूरकोटा की। इसकी उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। सुदूरकोटा में ज़्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ना ही याद रखना है, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो और क्रिटिकल होता जाएगा। इसलिए सुदूरकोटा में सिर्फ आपको यह याद रखना है कि यहाँ घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा लोथल। अब सिर्फ 4 मिनट और आप ध्यान से सुनिए, आपका एक बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है चनहुद्रो। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की।
चंद्रोदय की खुदाई किसने की? गोपाल मजूमदार। देखिए इन सब चीज़ों में सिर्फ थोड़ी जानकारी ही आपको एग्ज़ाम में एक बेहतर मार्क्स प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये टॉपिक इतना कठिन है कि शायद ही बच्चा इसे याद करता है, इसलिए आप लोग सिर्फ थोड़ा ध्यान दीजिए। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा चुनौदरो कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, यानी कि इसके जितने भी शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सब बाउंड्री से घिरे हुए थे, लेकिन ये एक ऐसा शहर था जिसमें दुर्ग नहीं था, यानी बाउंड्री नहीं थी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है क्या क्या मिला, तो यहाँ पर लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनकी की गुड़िया मिली है, और सबसे इम्पोर्टेंट कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला है, लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले। नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं अब लोथल की। लोथल भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। लोथल सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने भगवा नदी के किनारे किया था, अहमदाबाद में। लोथल नदी का उत्खनन S.R. राव ने भगवा नदी के किनारे किया, अहमदाबाद यानी जो गुजरात में करवाया। यहाँ से दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मिली है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बंदरगाह मिला, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी बंदरगाह थे। और ये दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो घर थे वहाँ के दरवाजे सड़कों पे की ओर खुलते थे। आपने देखा था कि पीछे जो सिंधु घाटी की अन्य सभ्यता थी वहाँ पर जो मेन दरवाजा था घर का वो गलियों में खुलता था, मेन सड़क पर नहीं खुलता था, लेकिन यहाँ लोथल में सड़कों पर दरवाजे खुलने के प्रमाण मिले हैं। बस आप लोग ने बहुत ध्यान से सुना, अब आपकी इम्तहान की बारी है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो बचे रह गए उसको देख लीजिए, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। पहली, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रों के माध्यम से भाव को व्यक्त किया जाता था। तो लिखे पढ़े तो लोग थे जो दाएं से बाएं में लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है कि सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक देश थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कपास सबसे ज़्यादा उपजायत करते थे, इसलिए इसे यूनानी कपास का नाम से यानी सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सिंधुवासियों की उपज। सबसे ज़्यादा क्या उपजती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो वो कपास थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, यानी कि पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यापार क्या था? वो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि करते थे, लेकिन जो है उनका मुख्य व्यापार था। जो सभ्यता ये जो सभ्यता आई वो मौपतों से भी परिचित थी। समझ सकते हो कि 2300 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। वही जो यहाँ के लोग थे वो मौपतों के पैमानों से अवगत थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। उस समय के लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में किस तत्व का यूज नहीं किया गया, तो ऑप्शन में देगा तांबा, लोहा, कांस्य, पत्थर। तो आपको लगाना लोहा का जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पास नहीं थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन की सामान्यता लाल रंग का होने का उपयोग होता था, यानी कि उस समय के लोग जो बर्तन बनाते थे उसको अगर पेंट करने की बात आती थी तो वो लाल रंग से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवर के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो कई प्रकार की चित्रकारी भी मिली है, जिसमें बहुत सारे जानवर के चित्र मिले, लेकिन एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी चित्रकारी नहीं मिली है, वो है शेर। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है। मोहरों में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? सेल खड़ी का। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया मेरे पास कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना। तो देखिए अलग अलग बुक में आपको
अलग अलग मिल सकती है, लेकिन 200-300 ईस्वी के आसपास, लेकिन जो मेन है NCERT के हिसाब से 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो आपको भी यही याद रखना, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि SSC मैट 2002 NAT JRF 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें होता है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता था। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ी थी कि सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था मोहरों के निर्माण में। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2001 SSC मैट में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, साथ ही साथ वो कृषि भी करते थे। लेकिन मुख्य व्यापार क्या था, मुख्य काम क्या करते थे, व्यापारी थे। एक जगह से दूसरे सामान को धोने के बेचने का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। तो अभी हम लोग बता रहे थे ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको बताए थे ना कि पूर्वी सीमा है, और ये गुजरात इसकी उत्तरी सीमा है, और कश्मीर तक फैली है पूरब की ओर। तो राजस्थान भी उधर आ जाएगा, और उसके बाद पंजाब भी आ जाएगा, और उसके बाद हरियाणा भी आ जाएगा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी ऑप्शन डी सही इसका आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रभाव पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के रहने वाले थे, तो हमने बताई थी कि ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी, बाकी सब ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा SSC मैट में 2001 में पूछा गया, RRB में पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कई जगह पर पक्की ईंटों से भी बनाए गए हैं, कहीं कच्ची ईंट से भी बनाए गए, लेकिन आंसर इसका ईंटों से है। इसमें हमारे सही उत्तर। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन प्रथम थे, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपास की उत्पादन होती थी। तुरंत हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज़्यादा इसका कपास का उत्पादन हड़प्पावासी करते थे। नेक्स्ट हमारा है कि विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। जी हाँ, दयाराम साहनी इसका सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई कराए थे। ठीक, नेक्स्ट है, और ये कब कराए थे, 1921 में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो ये भी हम लोग आपको कवर किए थे। इसी 4 प्रकार के वर्गों में विभक्त था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा जो बलशाली थे, और तीसरा व्यापारी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को बेचने का काम करते थे, और तीसरा जो छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन जीते थे, श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा, तो इसका हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो सामान्यतः हर जगह पे कई जगह पे मिला है, लाल रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ में, तो मातृशक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। हालांकि वहाँ पर योग का भी प्रधान था, लेकिन सबसे ज़्यादा मातृसत्तात्मक थी। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मातृशक्ति ऑप्शन डी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, तो आपको बता दें शेर का एक भी ना ही चित्र मिला है, ना ही अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं मिली। अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट पीपीटी में देखा कि हड़प्पाकालीन स्थल में लोहा का धातु का उपयोग नहीं हुआ, वहाँ की स्वर्ण, चांदी, तांबा का उपयोग मिल चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगार यानी बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो सबसे लास्ट आप याद कीजिए पीपीटी लोथल में जो है बंदरगाह में मिले थे।
सातवाहन के दरवाजे क्या खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, बाकी और दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मोहनजोदारो। नृत्य कला वाली मुद्रा की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए कि सिंधु घाटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले कवर भी कराए थे और अभी देख लीजिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको अब मिलाना है तो आप आसानी से मिला सकते हो। उत्तर में क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर, सही। और दक्षिण सीमा क्या है, दैमा महाराष्ट्र। उसके बाद पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान सुतकागंडोर। तो बिल्कुल सही सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये बिल्कुल सही है। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिले हैं? 2-3 लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभ्यता में बृहदर्शनगर कहाँ पर मिले हैं, बृहदर्शनगर कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो बृहदर्शनगर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में RH